वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक करवाए जा रहे हैं और फाइनल टर्म के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले जो है वो क्वालिटी है। सो क्वालिटी जो है जारी बात है, हर कोई चाहता है कि क्वालिटी की प्रोडक्ट हो, क्वालिटी की प्रोडक्ट को वो यूज़ करें, लेकिन क्वालिटी असल में है क्या? एबिलिटी होती है किसी भी एक प्रोडक्ट की या सर्विस के कंसिस्टेंटली तौर पे पूरा करें या एक्सीड करें कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो असल में जो क्वालिटी का मतलब है वो यही है कि पूरा किया जाए या एक्सीड किया जाए जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन होती है। क्वालिटी का ये मतलब भी नहीं होता कि कोई हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट ही लाजमी हो, लेकिन जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन है अगर उसके मुताबिक प्रोडक्ट है तो उसको हम क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे, और अगर उससे ज़्यादा है तो जाहिर बात है फिर वो अच्छी क्वालिटी उसको कंसिडर किया जाएगा। नाउ द एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं कि ये इवॉल्व हुई है, जाहिर बात है आज की जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो इसका पीछे पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है। पीछे पूरी हमें जो एक हिस्ट्री दिखाई देती है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अगर हम देखते हैं तो स्किल क्राफ्टमैन होते थे जो कि परफॉर्म करते थे तमाम जितने भी जो स्टेजेस है प्रोडक्शन के। उस वक्त जारी बातें मशीनें वगैरह तो होती नहीं थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले। और इसके बाद फिर फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो कि काफ़ी मशहूर हैं, फादर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जिन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इनकॉर्पोरेट करते हुए प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, साथ में फोकस जो था इम्पोर्टेंस के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट के ऊपर। और इसके अलावा GS रेडफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज के अंदर, और लिंक किया हाई क्वालिटी को इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के साथ और लोअर कॉस्ट के साथ। यानी इनके मुताबिक ये था कि जब क्वालिटी हाई होगी तो उससे प्रोडक्टिविटी के अंदर भी इजाफा होगा और साथ में जो कॉस्ट है जाहिर बात है वो भी कम होगी, कंपनी को कम कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगी। 1924 के अंदर वॉल्टर श्यूहार्ट जो कि बेल टेक्नोलॉजीज से जिनका ताल्लुक था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट। और 1930s के अंदर डॉज और जो रोमिंग थे ये भी बेल टेक्नोलॉजी से थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए टेबल्स जो है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के लिए। और 1940s के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बेल टेक्नोलॉजीज़ और जो US आर्मी थी ये जो यूज़ कर रहे थे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक जो है ट्रेन करने के लिए इंजीनियर। और 1950s के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस एरा था डेमिंग का, जुरान का और फाइगेनबॉम का, जिन्होंने चेंज किया कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी को, एक तरह से कहा जा सकता है कि हमेशा के लिए। और 1960s के अंदर ज़ीरो डिफेक्ट चैम्पियन जो है क्वालिटी गुरु जो कि फिलिप क्रॉस्बी हैं, जिससे प्रोड्यूस किया गया मिज़ाइल, परफेक्ट मिज़ाइल बनाया गया US की जो आर्मी थी उनके लिए। और 1970s के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस जो है सर्विस के अंदर, जैसे कि हेल्थ केयर के अंदर, बैंकिंग के अंदर और ट्रैवल इंडस्ट्री में आना शुरू हुआ। और लेट 1970s की हम बात करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्सेप्ट ने चेंज कर दिया जो स्ट्रेटजी क्वालिटी की अप्रोच थी। और हार्वर्ड के जो प्रोफेसर थे डेविड गार्विन, इन्होंने एडवोकेट किया कि प्रिवेंट किया जाए मिस्टेक को, यानी कि रोक दिया जाए मिस्टेक को, इससे पहले हो उससे पहले ही रोक दिया जाए। और क्वालिटी गुरुज की अगर हम बात करते हैं सो इनको दी जाती है जारी बातें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और रिकग्नाइज़ किया जाता है इनको कंट्रीब्यूटर्स के तौर पर, की कंट्रीब्यूटर्स के तौर पर क्वालिटी मैनेजमेंट के, जिसके अंदर वॉल्टर श्यूहार्ट आते हैं जो कि जाने जाते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के तौर पर। डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग आ जाते हैं जिन्होंने प्रेजेंट किए 14 पॉइंट्स जो है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, जिसका प्राइमरीली फोकस जो है कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन के ऊपर है। इसके अलावा जोसेफ एम जुरान आते हैं जो कि फेमस हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी के लिए, जो कि है फिटनेस फॉर यूज़। और आर्मेंड फाइगेनबॉम जो है इनका कहना ये था कि क्वालिटी इज़ अ टोटल फील्ड और टोटल फंक्शन, यानी कि क्वालिटी खुद जो है एक पूरी की पूरी मुकम्मल फील्ड या फिर मुकम्मल फंक्शन है, ये इनका कहना था। और फिलिप क्रॉस्बी जो है वो फेमस हैं फ़िलासफ़ी के लिए, जो कि है कि क्वालिटी इज़ फ्री, यानी कि क्वालिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि पेड है बल्कि फ्री है, इनका कहना ये था। और काओरू इशिकावा ने प्रेजेंट किया फिश बोन डायग्राम या फिर जो कॉज इफेक्ट डायग्राम है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये फिश बोन की तरह लगती है, जो जाहिर बात है फिश बोन होती है वैसे ही दिखाई देती है, इसीलिए इसको फिश बोन डायग्राम भी कहा जाता है। और गेनिची टागुची जो इनकी हम बात करें तो रोबस्ट डिज़ाइन जो है इन्होंने दिया डिज़ाइन करने के लिए प्रोडक्ट जो कि इनसेंसिटिव होती है चेंज जो आता है इन्वायरमेंट में उसके अंदर। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी टागुची लॉस फंक्शन की।
नाउ द डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये मेन करेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोडक्ट या सर्विस की। जारी बात है हर प्रोडक्ट या सर्विस की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसमें लाजमी तौर पे होनी चाहिए। एस्थेटिक आ जाती है। एस्थेटिक से मुराद वो चीज़ें जारी बात है जो हमें दिख रही होती हैं, जैसे कि उसकी अपीयरेंस है, कोई प्रोडक्ट कैसी दिखती है, जारी बात है इसके अलावा कैसी फील होती है, स्मेल क्या है और उसकी टेस्ट क्या है। जारी बात है अगर कोई खाने वाली चीज़ है तो जारी बात है उसका टेस्ट भी उसके अंदर आ जाएगा। और स्पेशल फीचर की हम बात करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए उनको स्पेशल फीचर कहा जाता है, जो कि मेन जो कोर प्रोडक्ट होती है उससे हटके है। जारी बात है जो बुनियादी चीज़ें वो तो लाजमी होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं उसको हम एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। और कन्फर्मेंस की हम बात करते हैं तो यानी कैसे प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कंफर्म करती है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। जारी बात है ये बात पीछे भी आपको बताई गई थी कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि कंफर्म करना कस्टमर एक्सपेक्टेशन, उसके मुताबिक उसको मीट करना या एक्सीड कर देना। तो जाहिर बात है कन्फर्मेंस होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट जो होती है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। रिलायबिलिटी का होना भी, एक प्रोडक्ट अगर रिलायबल होगी तो कंसिस्टेंसी होगी उसकी परफॉर्मेंस में। कंसिस्टेंसी यही है कि आज जिस तरीके से वो चल रही है कल भी उसी तरह चलेगी, इसको हम रिलायबिलिटी कहेंगे। ये नहीं कि आज तो बहुत अच्छी चल रही है एक प्रोडक्ट और कल जो है वो ख़राब हो गई। जैसे गाड़ी की मिसाल ली जाए, अगर आज अच्छी चल रही है और कल ख़राब हो जाती है, या फिर आज बहुत तेज़ चल रही है और कल जो है वो स्लो चलती है, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी, ये रिलायबिलिटी नहीं होगी। ऐसी गाड़ी वो रिलायबल नहीं कहलाई जा सकती अगर ऐसा हो रहा है किसी गाड़ी में मसला। और ड्यूरेबिलिटी की हम बात करते हैं तो यूज़फुल लाइफ जो है उसकी, ज़ाहिर बात है जितने साल उसकी यूज़फुल लाइफ है उतने साल वो चलती है। जितनी ज़्यादा अगर एक प्रोडक्ट चलती है, ज़ाहिर बात है अब कोई प्रोडक्ट जो है कोई मशीनरी वगैरह 5 साल 10 साल चल रही है तो हम कहेंगे कि ड्यूरेबल है ये। और पसिव क्वालिटी की हम बात करते हैं तो ये इनडायरेक्ट एवोल्यूशन होता है, इवेल्यूशन होता है एक्चुअली, एग्जामिनेशन होती है क्वालिटी का, जैसे रेपुटेशन वगैरह जो होती है। और सर्विस एबिलिटी की बात करें तो जाहिर बात है जो सर्विस दी जाती है जब हमने प्रोडक्ट खरीद ली उसके बाद उसकी जो आफ्टर सेल्स सर्विस होती है वो इसके अंदर आ जाती है। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रस्ट, सो ईच कस्टमर कॉन्टैक्ट को हम मोमेंट ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के दरमियान होता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन के पास ये एबिलिटी या तो वो सेटिस्फाई करे या डिससेटिस्फाई करे जब उनसे कांटेक्ट किया जाता है। तो सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी की हम बात करें तो ये जो है 5 डायमेंशंस आते हैं हमारे सामने। रिलायबिलिटी आ जाता है कि परफॉर्म किया जाए जो भी प्रॉमिस्ड सर्विस, डिपेंडेबिलिटी और जो एक्यूरेटली तौर पे करना। रिस्पॉन्सिवनेस की बात की जाए तो विलिंगनेस होना कि कस्टमर को प्रॉम्प्टली तौर पर हेल्प किया जाए। एश्योरेंस की बात करें तो एबिलिटी होना कि कन्वे किया जाए ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। टेंजिबल्स की हम बात करते हैं तो टेंजिबल्स से मुराद वैसे तो वही चीज़ें होती हैं लिटरल मीनिंग में हम लें तो जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर फिजिकल फैसिलिटीज़ और फैसिलिटेटिंग गुड्स आ जाते हैं। और एम्पैथी का मतलब क्या है कि एबिलिटी होना अप्रोचेबल होने की। ना दी परसीव सर्विस क्वालिटी की हम बात करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि कस्टमर जो है वो रिक्वायर करते हैं सर्विस, वो जो है प्रोवाइड नहीं करते सर्विस प्रोवाइडर। और प्राइमरीली जो एक गैप होता है सर्विस क्वालिटी डायमेंशन के दरमियान भी और जो सर्विस क्वालिटी असेसमेंट होती है कस्टमर की तरफ से उसकी वजह से। अब सर्विस गैप एनालिसिस की हम बात करते हैं तो एक गुड एग्जांपल जहां पर गैप एनालिसिस यूज़ किया जा सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए वो होता है सर्विस फील्ड्स के अंदर। और मोस्ट पॉपुलर जो असेसमेंट टूल है सर्विस क्वालिटी के अंदर उसको कहा जाता है सर्व क्वेल, जिसके अंदर शामिल होता है एक सेट जो है 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस का सर्विस के। और उसके बाद फिर सर्विस क्वालिटी सर्विस बाय डिज़ाइन। सो अब हम लेते हैं एक डायरेक्ट अप्रोच और आइडेंटिफाई करते हैं उन तरीक़ों को जिसके अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वालिटी जो है डिज़ाइन ऑफ सर्विस के अंदर। सो क्वालिटी इन दी सर्विस पैकेज की हम बात करें सो टागुची मेथड जो है रोबस्टनेस का जो मेथड है ये रिलेट करता है क्वालिटी बेस्ड मेथड के कर सके डिलीवर तमाम पॉसिबल इन्वायरमेंट में, यानी कि तमाम जो पॉसिबल इन्वायरमेंट है उसके अंदर डिलीवर किया जा सके। और पोका योग की हम बात करते हैं तो ये जैपनीज़ वर्ड है मिस्टेक प्रूफ के लिए, इसीलिए ये आपको थोड़ा अलग वर्ड दिखाई दे रहा है। और इस कोर्स में वैसे भी कई सारे जैपनीज़ वर्ड्स भी यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि जैपनीज़ ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है क्वालिटी के हवाले से। सो सर्विसेज के अंदर एक सिंपल मिस्टेक जो है उसके डिज़ायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, नताइज हो सकते हैं। जैसे कि आप एक हेयर ड्रेसर का सोचें, जो नाई जिसको हम कहते हैं, बार्बर भी जिसको कहा जाता है, तो वो आपको अगर रॉन्ग ज़ाहिर बात है हेयर कट देता है तो ज़ाहिर बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या हो सकते हैं। यानी कि एक सिंपल मिस्टेक अगर हो गई उससे ज़ाहिर बात है ज़रा सा भी अगर उससे कोई
गलत जो है उसने बाल काट दिए या ब्लेड उसने गलत लगा दिया, तो आप सोच सकते हैं कि रॉन्ग हेयर कट ही उसका पूरा जो है वो गलत हो सकता है। और उसके बाद है फिर के क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ये जो है जाना जाता है QFD के तौर पर या फिर हाउस ऑफ क्वालिटी के तौर पर भी, और ये एक इंपॉर्टेंट टूल है क्वालिटी मैनेजमेंट का, और अलाउ करता है कंपनी को कि ना सिर्फ बेंचमार्क करे, उसको खुद को बेंचमार्क करें इंडस्ट्री लीडर से, जारी बात है जो इंडस्ट्री को लीड कर रहा है, ऐसी फर्म जो इंडस्ट्री में सबसे आगे है, ना सिर्फ ये कि खुद को उससे जारी बात है बेंचमार्क किया जाए, बल्कि रिव्यू भी किया जाए उसकी जो इंटरनल ऑपरेशन है, अपने खुद के इंटरनल ऑपरेशन को भी क्रिटिकली तौर पर रिव्यू किया जाए। और हाउस ऑफ क्वालिटी की हम बात करें तो QFD जो है वो स्ट्रांगली तौर पे हेल्प कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करने के ऊपर जो क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक्स है नई है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस होती है, सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर मार्केट सेगमेंट्स की, कंपनी या फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नीड्स। अब है TQM अप्रोच जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अप्रोच है, और इसका एक इतना बड़ा ये टॉपिक है कि इसके ऊपर अलग से कोर्स भी VU के अंदर पढ़ाया जा रहा है, शायद आपने भी पढ़ा होगा या फिर आप आगे पढ़ेंगे। सो TQM जो है वो इसको ये नहीं कहलाई जाती फ़िलासफ़ी फॉर नथिंग, ये जो है वो कॉमन व्यू पॉइंट है, और इसी के साथ साथ एटीट्यूड है जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से कॉमन होता है, और जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, और इंक्रीज़ होना रेवेन्यू के अंदर भी ज़ाहिर बात है जो इनकम आ रही है वो भी इंक्रीज़ होती है TQM की वजह से, और कंटिन्यूस रिलेशनशिप जो होता है कस्टमर्स के साथ ज़ाहिर बात है, और रिलेशनशिप उनके साथ बेहतर होता है। क्यों होता है कि प्रोवाइड किया जाता है क्वालिटी बेस्ड सर्विस भी जो कि फुलफ़िल करता है कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट को, ज़ाहिर बात है उसके मुताबिक ही होती है। तो टोटल क्वालिटी अप्रोच के ज़रिए क्वालिटी की जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस की जा रही होती है, और साथ में क्वालिटी बेस्ड सर्विस भी कस्टमर को प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन क्रिटिसिजम्स भी सामने आते हैं हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, वो कुछ ये सामने आते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो वो लिंक नहीं है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी उससे लिंक नहीं है। इसके अलावा ये कि क्वालिटी बेस्ड डिसीजन जो है वो अटैच नहीं है रेवेन्यू के साथ या फिर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। इसके अलावा ये कि जो इनकम्प्लीट प्लानिंग है वो जो है क्लियर कट रोड मैप के साथ नहीं है TQM की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और रिगिड और प्रैक्टिकल जो है TQM गोल है, इसके जो गोल्स हैं ज़ाहिर बात है वो प्रैक्टिकल नहीं है, उनको प्रैक्टिकली तौर पे कर नहीं सकते, ये क्रिटिक्स का कहना है। और जो है ट्रेनिंग ना होना जो है ज़ाहिर बात है एम्प्लॉयज़ की TQM फ़िलासफ़ी के बारे में, अगर एम्प्लॉय ट्रेन नहीं होता तो वो जो है ज़ाहिर बात है बेहतर यूज़ नहीं कर सकता TQM फ़िलासफ़ी का, तो ये जो है क्रिटिक्स का कहना है। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ TQM अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आ जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने इंप्रूव कर दिया और हम सोचेंगे बस एनफ है, नहीं, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग हो, कॉम्पिटिटर्स के साथ बेंचमार्क किया जाए जो इंडस्ट्री लीडर है, और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हो, यानी कि उनको भी इख्तियारात दिए जाएँ, ऐसा ना हो कि ऊपर के लोगों के पास सारे इख्तियारात रहे, और टीम अप्रोच हो, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल को नहीं, कोई एक शख्स नहीं कह सकता कि मैं क्वालिटी जो है वो अचीव कर सकता हूँ, नहीं, ना ये क्वालिटी सिर्फ मैनेजर्स की जिम्मेदारी भी नहीं है, ना किसी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, ना किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। डिटर्मिनेंट्स की ऑफ क्वालिटी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्वालिटी आ जाती है डिज़ाइन के अंदर भी, जो डिज़ाइन बनाया गया उसके अंदर क्वालिटी हो, कन्फॉर्मेंस हो जो भी रिक्वायर है उसके मुताबिक हो, और क्वालिटी हो ईजी टू यूज़, यानी कि आसानी से यूज़ किया जा सके। और फिर आफ्टर जो सर्विस होती है, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो सेल्स सर्विस होती है उसके अंदर भी फिर क्वालिटी होनी चाहिए। ना द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर क्वालिटी, अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी प्रोडक्ट बना रही है जिसके अंदर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे? लॉस ऑफ बिजनेस होगा। लॉस ऑफ बिजनेस का मतलब यही है कि जो उनको ऑर्डर वगैरह मिल रहे थे, जो भी उनके प्रोडक्ट की डिमांड हो रही थी, तो वो डिमांड कम होती चली जाएगी। अगर उनको ऑर्डर मिल रहे थे तो उनको ऑर्डर मिलना भी बंद हो जाएंगे, ऐसा भी होगा। और लाइबिलिटी ये भी होगी कि जाहिर बात है कोर्ट की तरफ से भी जाहिर बात है अगर ख़राब प्रोडक्ट बेचेंगे तो केस भी हो सकता है। अब हमारे यहाँ तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन जो डेवलप नेशंस हैं वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं कि कोर्ट में भी केस ले जाया जाता है अगर कोई ऐसी जाहिर बात है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो है। यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर लोग इतने ज़्यादा अवेयर हों लो से तब।
और ऐसा कुछ जगहों पे हो भी जाता है, यहाँ पे भी, स्पेशली अगर बड़ा लॉस हो रहा है किसी का, ज़ाहिर बात है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अगर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट नहीं बन रही तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बार बार काम करना पड़ेगा। अब अगर प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टेड बन रही है तो ज़ाहिर बात है बार बार जो है उसको ठीक करना पड़ेगा या उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो प्रोडक्टिविटी के अंदर भी लॉस होगा और ज़ाहिर बात है फिर कॉस्ट के अंदर भी इजाफा होता है। जब बार बार एक चीज़ को बनाएंगे तो फिर कॉस्ट में भी इजाफा होता चला जाएगा। सो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ उसी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते क्वालिटी के लिए। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में तो यही चीज़ है कि सिर्फ वो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ वो तो है, लेकिन बाकी सारी बात है क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर किसी की, यानी कि हर किसी को ज़ाहिर बात है ट्रेन किया जाए और उनको ज़ाहिर बात है सिखाया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए क्वालिटी के बारे में। नाउ द कॉस्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है? फेलियर कॉस्ट होती है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आई थी। इंटरनल कॉस्ट को अगर हम देखते हैं तो ऐसी कॉस्ट आती है कि प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए जो कि डिफेक्टेड हो इससे पहले के या डिलीवर की जाए कस्टमर तक। यानी कि अब जाहिर बात है एक प्रोडक्ट हम मार्केट में नहीं गई, उसको सेल नहीं किया है, उससे पहले ही जाहिर बात है जो डिफेक्ट आया उसको जाहिर बात है ठीक किया जाएगा, तो वो इंटरनल कॉस्ट कहलाई जाएगी। इंटरनल फेलियर एक्चुअली कहलाया जाएगा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, क्योंकि वो अंदर ही पकड़ी गई है प्रोडक्ट, इस वजह से। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की हम बात करें तो ये तब आती है जब जाहिर बात है प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो डिलीवर की जा चुकी है कस्टमर को। अब कस्टमर तक पहुंच गई और कस्टमर ने बताया कि मुझे डिफेक्टेड जाहिर बात है ये चीज़ मिली है, तो अब उसको जो ठीक करने के अंदर कॉस्ट आएगी वो फिर एक्सटर्नल फेलियर है, क्योंकि प्रोडक्ट बाहर जा चुकी है। और अप्रेजल कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट होती है एक्टिविटीज़ की जो को डिज़ाइन किया जाता है इंश्योर करने के लिए क्वालिटी जो है अनकवर डिफेक्ट्स की। प्रिवेंशन कॉस्ट की हम बात करें, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक देना किसी चीज़ को, इससे पहले कि कोई चीज़ उसको रोक दिया जाता है। इसमें जो तमाम शामिल होती है, TQM की ट्रेनिंग आ जाती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, इसके अलावा उसकी प्लानिंग भी आ जाती है, कस्टमर को असिस्ट करना, कस्टमर्स को देखना, और प्रोसेस कंट्रोल, इसके अलावा क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये तमाम चीज़ें आती हैं जिनके ज़रिए रोका जाता है डिफेक्ट्स को होने से। क्वालिटी एंड एथिक्स की हम बात करें तो जाहिर बात है क्वालिटी जो है वो एसोसिएट है, जुड़ी हुई है एथिक्स के साथ, इखलाकियात के साथ। अब अगर आप कोई भी चीज़ जाहिर बात है बाय करते हैं कहीं से भी और वो जो डिफेक्टेड निकलती है तो आप यही सोचते हैं कि ये जो दुकानदार है जाहिर बात है ये डिफेक्टेड माल बेच रहा है, तो जाहिर बात है लोग यही सोचते हैं कि ये इंतहाई अनएथिकल है, तो ये इंतहाई ये गैर अखलाकी चीज़ है, कोई भी दुकानदार जो है वो इस तरह की चीज़ कर रहा है। और अक्सर आप लोगों को यही बोलता हुआ भी सुनते हैं कि इस जगह से नहीं लो, ये जो ख़राब माल दे रहा है, तो वो जाहिर बात है एथिक्स के साथ जुड़ा है मामला, सिर्फ बिजनेस नहीं। सो एक अच्छी जो सर्विस है वो हमेशा फुलफ़िल कर सकेगी जो कस्टमर की नीड्स हैं, अगर फॉलो किया जाता है एथिक्स को ट्रू स्पिरिट के अंदर। इसके मुकाबले में जो जाहिर बात है ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जो पोअरली तौर पर डिज़ाइन किया गया है वो लाइबिलिटी ही होती है, उसमें एक्चुअली उसके अंदर लाइबिलिटी ही होती है। और दूसरी तरफ अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने फॉलो किया एथिक्स को, अखलाकियत को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस, तो वो प्रोवाइड कर सकेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस उनके कस्टमर्स को। तो एथिक्स भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे कई सारी जो प्रोडक्ट्स जाहिर बात है अच्छी क्वालिटी की नहीं आती, उसकी ये भी वजह होती है कि एथिकल नहीं होते, जो भी प्रोड्यूसर होते हैं या जो भी शॉपकीपर वगैरह होते हैं वो एथिकल नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं जाहिर बात है वहाँ आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिखाई देती हैं। उसके बाद है फिर क्या, ISO सर्टिफिकेशन। ISO जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और इनके सर्टिफिकेशंस होते हैं जाहिर बात है जो कि डिफरेंट, इसमें भी सर्टिफिकेट कोई एक सर्टिफिकेट नहीं, डिफरेंट ISO होते हैं। जैसे कि ISO 14000 होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सेट है असिस्ट करने के लिए कंपनी की जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है, एनवायरनमेंट के हिसाब से जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसको। और ISO 9000 जो है वो ऐसा सेट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से है, क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए क्रिटिकल होते हैं, जाहिर बात है ज़रूरी होते हैं। सिक्स सिग्मा की हम बात करें तो स्टैटिस्टिकली तौर पे अगर बात की जाए एक प्रोसेस को जो है कहा जाता है सिक्स सिग्मा, अगर उसके अंदर 3 या 4 से ज़्यादा डिफेक्ट ना हो पर मिलियन के अंदर, यानी कि सपोज़ करें अगर किसी फैक्ट्री के अंदर शर्ट्स बनती हैं तो 1 मिलियन शर्ट्स अगर वहाँ बनती हैं तो 3 या 4 से ज़्यादा डिफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। 1 मिलियन यानी कि तकरीबन 10 लाख, तो 10 लाख शर्ट्स में से 3 से 4 ही डिफेक्टेड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, तो इसी को हम सिक्स सिग्मा कहेंगे। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है सिक्स सिग्मा के, उसमें क्या है कि इम्प्रूव किया जाए प्रोसेस परफॉर्मेंस, जो प्रोसेस है पूरा का पूरा उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए।
वेरिएशन को ज़ाहिर बात है रिड्यूस किया जाए, जो भी वेरिएशन आ रही है स्टैंडर्ड से हट के जो भी है उसको कम किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए स्टैटिस्टिकल मेथड का, स्टैटिस्टिक्स वगैरह का यूज़ किया जाए, डिज़ाइन किया जाए एक स्ट्रक्चर्ड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी। अब सिक्स सिग्मा प्रोसेस जो है इसकी हम बात करें तो क्वालिटी एक्सपर्ट नॉर्मली आइडेंटिफाई करते हैं 5 स्टेजेस को। सबसे पहले डिफाइन किया जाए, फिर मेजर किया जाए, एनालाइज किया जाए, इम्प्रूव किया जाए और कंट्रोल किया जाए। सो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है मोर और लेस जो है वो सेम है, जो कि कवर किया है हमने इनिशियल पार्ट के अंदर, जो आपके हैंड आउट के अंदर आप उसको रीड कर सकते हैं। सो डिफाइन द प्रॉब्लम एंड इम्प्रूवमेंट गोल, कलेक्ट किया जाए डेटा, एनालाइज किया जाए, प्रॉब्लम जनरेट किया जाए, पोटेंशियल सोल्यूशन चूज़ किया जाए, सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया जाए, सोल्यूशन मॉनिटर किया जाए कि क्या वो एकम्प्लिश करता है गोल्स। अब नाउ डी पी डी सी ए साइकिल या फिर जिसको डैमिंग व्हील भी कहते हैं, ये पी डी सी ए है, पी डी ए से यहाँ पर एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से लिखा गया है। सो पी डी सी ए जो साइकिल है इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया वॉल्टर श्यूहार्ट ने, और जो लीडिंग स्टैटिस्टिशियन थे डेवलप किया उन्होंने जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल को भी बेल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूएस में 1930s के दरमियान। और अगर हम प्लान की बात करते हैं इसके अंदर, तो प्लान में क्या है कि स्टडी किया जाए और डॉक्यूमेंट किया जाए जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, कलेक्ट किया जाए डेटा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, सर्वे किया जाए डाटा और डेवलप किया जाए एक प्लान जो इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान बनाया जाए, स्पेसिफाई किया जाए मेजर्स को ताकि एवेल्यूएट किया जा सके प्लान को। और डू की बात करें तो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है प्लान को स्मॉल स्केल पे। अब यहाँ पर प्लान को सिर्फ स्मॉल स्केल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और डॉक्यूमेंट की जाए, डॉक्यूमेंटेशन की जाए कोई भी चेंजेस जो कि की गई इस फेज़ के दरमियान, कलेक्ट किया जाए डेटा को सिस्टमेटिकली तौर पे एवेल्यूशन के लिए। इसके अलावा चेक की बात करें तो इवेल्यूएट किया जाए, एग्जामिन किया जाए डेटा कलेक्शन जो हुआ उस फेज़ के दरमियान, और चेक किया जाए कि कितना क्लोजली तौर पे रिजल्ट्स मैच करते हैं जो ओरिजिनल गोल्स हैं प्लान के उनके मुताबिक, और फिर फाइनली एक्ट किया जाए। अब अगर रिजल्ट सक्सेसफुल हैं तो स्टैंडर्डाइज किया जाए, न्यू मेथड्स को कम्युनिकेट किया जाए, न्यू मेथड्स जितने भी लोग ज़ाहिर बात है उस प्रोसेस में शामिल हैं उन तमाम के साथ, और ट्रेनिंग भी दी जाए नए मेथड के हवाले से। ज़ाहिर बात है नया मेथड आया तो लोगों को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर रिजल्ट अनसक्सेसफुल होते हैं तो दोबारा रिवाइज करेंगे प्लान को, रिपीट करेंगे प्रोसेस और सीज कर देंगे प्रोजेक्ट को। नाउ दी क्वालिटी कंट्रोल जिसको QC भी कहा जाता है, ये पॉपुलरली तौर पे इसको कुछ इस तरीके से रेफ़र किया जाता है कि कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ कंफर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस। और प्राइमरी पर्पस जो होता है इसका वो ये होता है इंश्योर किया जाए कि प्रोसेस जो वो परफॉर्म कर रहे हैं कुछ एक्सेप्टेबल तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है, और सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कोई भी मेथड या डिवाइस या टैक्टिक्स जिसको यूज़ करते हुए डिफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जाता है, कम से कम किया जाता है प्रोडक्ट में या सर्विस में जिनको ऑफर किया जा रहा है कस्टमर्स को। सो एज अ मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, हमें जो है वो आइडेंटिफाई कर सके हम जो 4 क्वेश्चन है जब कंसिडर किया जा रहा है इंस्पेक्शन प्रोसेस। पहले तो ये कि हाउ मच या हाउ ऑफन, कितना और कितना ज़्यादा, और व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ। इसके अलावा कि सेंट्रलाइज या फिर ऑन साइट होना, और वेदर टू इंस्पेक्ट, क्या इंस्पेक्ट किया जाए वेरिएबल्स या फिर एट्रीब्यूट। इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉर हाउ मच और हाउ ऑफन को अगर हम देखें तो ग्राफ शो करता है रिलेशनशिप जो है अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन जो कि रिक्वायर्ड होता है और जो कॉस्ट आती है कैरी आउट करने में इस तरह के इंस्पेक्शन। अब ये ग्राफ आपको जाहिर बात है यहाँ पर इसलिए शो नहीं कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको मेन पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तो आप इसको हैंड आउट से देख सकते हैं अगर आप इसको देखना चाहें तो। और जब इंक्रीज़ होता है इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ में तो जो कॉस्ट है अनडिटेक्टेड डिफेक्ट्स की वो कम होती जाती है, और जब इंक्रीज़ होता है इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर जो कॉस्ट इंस्पेक्शन की होती है वो इजाफा होता है, यानी कि जो डिफेक्ट की कॉस्ट है उसमें तो कमी आएगी लेकिन इंस्पेक्शन की कॉस्ट के अंदर इजाफा होता जाएगा। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात करें तो स्टैटिस्टिकली तौर पे इवैल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है आउटपुट जो है प्रोसेस का प्रोडक्शन के दरमियान। क्वालिटी ऑफ कंफर्मेंस की बात करें तो इससे मुराद प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कंफर्म करती है स्पेसिफिकेशन को, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होती है। मेन टास्क ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि डिस्टिंग्विश किया जाता है, फ़र्क किया जाता है रैंडम को नॉन रैंडम वेरिएबिलिटी से, क्योंकि नॉन रैंडम वेरिएबिलिटी ये बताती है कि प्रोसेस जो है वो कंट्रोल से बाहर है। और कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं तो एक टाइम ऑर्डर्ड प्लॉट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जिसको हासिल किया गया एक ऑनगोइंग प्रोसेस से। पर्पस की बात करें सो मॉनिटर करने के लिए प्रोसेस आउटपुट देखा जाता है कि क्या ये रैंडम है या नहीं है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जो एसेंस है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का वो इंश्योर करना है कि आउटपुट जो है किसी प्रोसेस का वो रैंडम है ताकि फ्यूचर आउटपुट जो है वो भी रैंडम होगा।
वेरिएशंस एंड कंट्रोल की हम बात करें, जारी बात है वेरिएशन आती है जो स्टैंडर्ड है उससे हटके, तो रैंडम वेरिएशन होती है, नेचुरल वेरिएशन होती है जो कि आउटपुट के अंदर किसी भी प्रोसेस के अंदर, और ये होती है काउंटलेस माइनर फैक्टर्स की, जैसे छोटे छोटे हम फैक्टर्स कह सकते हैं जो कि खिलाए जाते हैं, कॉमन या फिर चांस, और इनहेरिट और पार्ट होते हैं प्रोसेस का। जैसे कि डिफरेंस आना ओल्ड और न्यू मशीन के अंदर, जारी बात है फ़र्क आता है। इसके अलावा असाइनेबल वेरिएशन होती है, वेरिएशन जिसका सोर्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो जो वेरिएबिलिटी होती है सैम्पल स्टैटिस्टिक की, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है उसकी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। और गोल सैम्पलिंग का होता है डिटरमाइन करना कि क्या नॉन रैंडम असाइनेबल या करेक्टेबल सोर्सेज जो है वेरिएशन की वो प्रेजेंट है आउटपुट के अंदर प्रोसेस की। कंट्रोल चार्ट्स की बात करें तो ये टाइम ऑर्डर्ड प्लॉट होता है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स का, इसको यूज़ करते हुए डिस्टिंग्विश किया जाता है रैंडम वेरिएबिलिटी और नॉन रैंडम वेरिएबिलिटी के दरमियान। एसपीसी एरर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टाइप 1 एरर होता है जो कि कंक्लूड करता है प्रोसेस जो कि कंट्रोल में नहीं होता है, जब ये एक्चुअली या फिर कंक्लूड कर रहा होता है कि कोई रैंडमनेस प्रेजेंट नहीं है। जबकि सिर्फ रैंडमनेस जो होती है वो होती है प्रेजेंट। और टाइप 2 एरर कंक्लूड करता है कि प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में होता है जबकि वो नहीं होता, और ये कहता है कि रैंडमनेस प्रेजेंट नहीं है जबकि वो प्रेजेंट होती है। सो कंट्रोल चार्ट जो होता है एट्रीब्यूट्स के लिए इसमें पी चार्ट आ जाता है। ऐसे कंट्रोल चार्ट जिनको यूज़ करते हुए मॉनिटर किया जाता है प्रोपोर्शन जो है डिफेक्टिव का एक प्रोसेस के अंदर। सी चार्ट की बात करें तो ऐसे कंट्रोल चार्ट जिनको यूज़ करते हुए मॉनिटर किया जाता है जो नंबर ऑफ डिफेक्ट होते हैं पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि हर यूनिट के हिसाब से देखा जाता है कि कितने डिफेक्ट आ रहे हैं। नाउ द यूज़ ऑफ कंट्रोल चार्ट। सो किस पॉइंट के ऊपर प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाए कंट्रोल चार्ट को, एक तो ये बात है, और कौन सा सैम्पल साइज़ लिया जाए और किस तरह का कंट्रोल चार्ट यूज़ किया जाए, वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट। और रन टेस्ट की हम बात करें तो एक ऐसा टेस्ट होता है जो रैंडमनेस के लिए होता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात करें तो प्रोसेस वेरिएबिलिटी होती है जो कि नेचुरल वेरिएबिलिटी है प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस वेरिएबिलिटी, सो प्रोसेस वेरिएबिलिटी थी। अब प्रोसेस कैपेबिलिटी, अब ये जो है प्रोसेस वेरिएबिलिटी होती है जो कि रिलेट करती है, रिलेटिव होती है स्पेसिफिकेशन से। और लिमिटेशन की अगर हम बात करें कैपेबिलिटी इंडेक्सेस की, सो प्रोसेस जो है हो सकता है स्टेबल ना हो, और प्रोसेस आउटपुट जो है हो सकता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, और प्रोसेस जो है सेंटर ना हो लेकिन सीपी को यूज़ किया जाता है। प्लानिंग होराइजन की हम बात करें तो एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है इसमें इंटरमीडिएट रेंज जो कैपेसिटी प्लानिंग है यूजुअली कवर करती है 2 से 12 मंथ्स तक। और अब हम शॉर्ट रेंज प्लान्स की बात करें, उसके अंदर हमारे पास मशीन लोडिंग और जॉब असाइनमेंट है इंटरमीडिएट प्लान के अंदर, जो कि जनरल लेवल्स के हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट है, फिनिश गुड इंटरवेंशन है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटपुट वगैरह आ जाते हैं। लॉन्ग रेंज प्लान में लॉन्ग टर्म कैपेसिटी या फिर लोकेशन लेआउट वगैरह आ जाते हैं। नाउ द एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजी। अब एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी आती हैं जो कि अल्टर कर देती है डिमांड को ताकि मैच किया जाए कैपेसिटी जो कि जानी जाती है प्रोएक्टिव के तौर पर। रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि एक चीज़ हो चुकी है उसके बाद, और प्रोएक्टिव का मतलब पहले से एक्टिव रहे। तो रिएक्टिव के अंदर क्या होता है कि ऐसी स्ट्रेटजीज जो कि अल्टर करती है कैपेसिटी ताकि मैच किया जाए डिमांड को। मिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है क्वालिटीज़ का दोनों से, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों का यूज़ किया जाता है एक तरह से, इसलिए मिक्स कहते हैं। नाउ द डिमांड एंड कैपेसिटी ऑप्शंस। सो डिमांड ऑप्शंस की हम बात करते हैं, सो 4 कॉमन डिमांड ऑप्शन जो है प्राइमरीली फोकस करते हैं मार्केट एस्पेक्ट्स के ऊपर। सो 4 चीज़ें आती हैं, प्राइसिंग आ जाती है, प्रमोशन है, बैक ऑर्डर्स है और न्यू डिमांड है। कैपेसिटी ऑप्शन की बात करें तो जो कॉमन कैपेसिटी ऑप्शन है प्राइमरीली तौर पे इनका फोकस होता है हायर करना या ले ऑफ कर देना वर्कर को, यानी कि निकाल देना, यानी कि इसके अलावा ओवर टाइम या स्लैक टाइम होना, जो ओवर टाइम लगाया जाता है जारी बात है। इसके अलावा पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं जो कि फुल टाइम काम नहीं कर रहे होते, और इन्वेंट्रीज होती है जो जारी बात है सामान होता है बेचने के लिए। और बेसिक स्ट्रेटजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लेवल कैपेसिटी स्ट्रेटजी आती है मेंटेन करने की स्टेडी रेट जो रेगुलर टाइम आउटपुट का जबकि पूरा किया जाए, वेरिएशन जो होती है डिमांड में कंबाइन करते हुए ऑप्शंस को। चेस डिमांड स्ट्रेटजी होती है मैच किया जाए कैपेसिटी डिमांड से। प्लान्ड आउटपुट जो होता है एक पीरियड का उसको सेट किया जाता है एक एक्सपेक्टेड डिमांड के ऊपर उस पीरियड के। टेक्निक्स जो है एग्रीगेट प्लानिंग की, इसमें सबसे पहले डिटरमाइन किया जाए डिमांड को हर पीरियड के लिए, डिटरमाइन किया कैपेसिटी हर पीरियड के लिए, आइडेंटिफाई किया जाए पॉलिसीज जो पर्टिनेंट है, डिटरमाइन किया जाए यूनिट कॉस्ट, डेवलप किया जाए अल्टरनेटिव प्लान और कॉस्ट, सेलेक्ट किया जाए बेस्ट प्लान जो कि सेटिस्फाई करे ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज 5वें स्टेप पे वापस जाएँ। अजम्पशन जो है एग्रीगेट प्लानिंग की, इसके अगर हम बात करते हैं
तो रेगुलर आउटपुट कैपेसिटी सेम होती है तमाम पीरियड के लिए, और कॉस्ट जो है वो लीनियर फंक्शन होता है जिसके अंदर यूनिट कॉस्ट है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाते हैं। प्लान जो है वो फिजिबल हैं, और अजम्पशन जो है एग्रीगेट प्लानिंग के लिए इसके अलावा है कि तमाम जो कॉस्ट होती है वो जुड़ी होती है डिसीजन ऑप्शन के साथ, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है लमसन या फिर यूनिट कॉस्ट के ज़रिए, जो कि इंडिपेंडेंट होती है क्वांटिटी से जो कि शामिल है। कॉस्ट फिगर जो है वो रीजनेबली तौर पे उसको एस्टिमेट किया जा सकता है और वो कांस्टेंट होती है प्लानिंग होराइजन के ऊपर। और इन्वेंट्रीज जो उनको बिल्टअप किया जाता है और ड्रॉन डाउन किया जाता है एक यूनिफॉर्म रेट के ऊपर, और आउटपुट होता है यूनिफॉर्म रेट के ऊपर थ्रू आउट जो हर पीरियड के। मैथमेटिकल टेक्निक्स की हम बात करते हैं तो इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाती है, मेथड है जिसके ज़रिए हासिल किया जाता है ऑप्टिमल सोल्यूशन ताकि प्रॉब्लम्स के लिए, जिसके अंदर ये शामिल है कि एलोकेशन होना है स्केर्स रिसोर्सेज की। जाहिर बात है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उनकी एलोकेशन का होना, और एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन और कॉस्ट भी जाहिर बात है मिनिमाइज किया जाए। और लीनियर डिसीजन रूल की हम बात करें तो ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक ऐसी है जिसके अंदर क्या होता है कि मिनिमाइज किया जाता है कंबाइन कॉस्ट यूज़ करते हुए सेट जो है अप्रॉक्सीमेटिंग फंक्शन का, ताकि हासिल किया जाए सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मास्टर स्केजुलिंग की बात करें तो जो रिजल्ट है एग्रीगेटिंग करने का एक एग्रीगेट प्लान को शो करता है क्वांटिटी, और इसके अलावा जो टाइमिंग होती है स्पेसिफिक एंड आइटम की स्केजुअल हॉराइजन के लिए। रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट किया जाता है बैलेंसिंग जो है कैपेसिटी की और डिमांड के टेस्ट किया जाए फिजिबिलिटी एक मास्टर स्केड्यूल की। नाउ द मास्टर स्केजुलिंग, सो मास्टर स्केजुलिंग जो है इंडिकेट करता है क्वांटिटी और टाइमिंग एक प्रोडक्ट के लिए, ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ये जो है शो नहीं करता प्लान प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट ऑन हैंड के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर इन्वेंट्री बराबर होती है इन्वेंट्री फ्रॉम प्रीवियस वीक, और उसमें से माइनस कर दिया जाता है करंट वीक की रिक्वायरमेंट को, यानी कि जो प्रीवियस वीक से हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है उसमें से करंट वीक की रिक्वायरमेंट को माइनस कर देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।